नमस्कार साथियों, मैं अरविंद हुड्डा। गुरुकुल पॉइंट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो साथियों, हम पढ़ रहे थे बीकानेर रियासत में महाराजा सूरसिंह तक अध्ययन कर लिया था। सूरसिंह के बाद बीकानेर का शासक बनता है करण सिंह। तो साथियों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा महाराजा करण सिंह। महाराजा करण सिंह और साथियों, करण सिंह शासक बनता है 1631 ईस्वी में और 1669 ईस्वी तक रहता है। फिर साथियों, बात करें करण सिंह की तो लिखना सूरसिंह का पुत्र। सूरसिंह का पुत्र। साथियों, आप क्लास को कंप्लीट लिया करो, क्लास को कंप्लीट देखा करो कि सजदे में सर झुकाया करेंगे, तेरे बारे में सबको बताया करेंगे, तेरी बातें समझ में आए या ना आए तेरी हाँ में हाँ मिलाया करेंगे। तो साथियों, क्लास को कंप्लीट देखोगे तो हमारी भी हाँ में हाँ मिलती रहेगी। तो साथियों, बात करें करण सिंह की तो करण सिंह का शासनकाल है 1631 ईस्वी से 1669 ईस्वी तक। करण सिंह है वो सूरसिंह का पुत्र था। फिर साथियों, करण सिंह के काल की एक घटना है 1644 ईस्वी की, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं मारवाड़ रियासत में। और साथियों, 1644 ईस्वी में क्या हुआ था? तो साथियों, 1644 ईस्वी में मतीरे की राड़ हुई। और साथियों, मतीरे की राड़ हुई महाराजा करण सिंह। और अमर सिंह राठौड़ के मध्य। अमर सिंह राठौड़ था नागौर का। तो साथियों, महाराजा करण सिंह के काल में 1644 ईस्वी में मतेरी की राड़ होती है, जो महाराजा करण सिंह और अमर सिंह राठौड़ के मध्य हुई। इस मतीरे की राड़ की चर्चा मारवाड़ रियासत में अमर सिंह राठौड़ के समय कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि जो बीकानेर और नागौर है उनके बॉर्डर पे दो गांव थे, सिलवा गांव और जोखड़िया गांव। अब बीकानेर का जो किसान था उसने अपने खेत में मतीरे लगाई। अब जो मतीरे की बेल है वो रेंगते हुए आगे बढ़ती है, तो वो बेल नागौर के किसान के खेत में चली गई। और जब बेल के मतीरे लग गए, मतीरे पककर तैयार हो गए, तो बीकानेर का जो किसान था वो मतीरे तोड़ने के लिए जाता है। तो नागौर के किसान ने कहा कि तू क्या कर रहा है? तो बीकानेर के किसान ने कहा कि मैं मतीरे तोड़ रहा हूँ। तो नागौर के किसान ने कहा कि मतीरे कहाँ है? मेरे खेत में, तो इन्हें मैं तोड़ूंगा। तो जो बीकानेर का किसान है वो कहता है कि मतीरे मैंने लगाए थे, इन पर मेरा अधिकार है। और दोनों किसानों के बीच झगड़ा हो जाता है और ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों गांव वाले आ गए। फिर जो बात है वो दोनों शासकों के पास पहुंच गई। तो करण सिंह और अमर सिंह राठौड़ है वो दोनों भी आ जाते हैं। अब साथियों, बात है वो मतीरे की नहीं थी, बात ईगो की, आत्मसम्मान की हो चुकी थी। करण सिंह ने अपने किसान से कहा कि तू जा और मतीरे तोड़ कर ला, मैं देखता हूं कि तुझे कौन रोकता है। तो अमर सिंह राठौड़ ने कहा कि तोड़ कर दिखा। तो करण सिंह वो मतीरे तोड़ने के लिए आगे बढ़ते और अमर सिंह राठौड़ ने करण सिंह को धक्का दिया। करण सिंह वो मतीरों पे जाके गिरते और मतीरे वहीं फूट फाट जाते हैं। अब इतिहासकार है वो इस मतीरे की राड़ का परिणाम नहीं बताते, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अमर सिंह राठौड़ की विजय मानी जाती है। तो साथियों, लिखना अंतिम विजय। अंतिम विजय अमर सिंह राठौड़ की मानी जाती है। अमर सिंह राठौड़ की मानी जाती है। तो साथियों 1644 ईस्वी में मतीरे की राड़ हुई। राड़ है वो झगड़ा होता है, जो छोटी मोटी लड़ाई होती है उसे राड़ कहते हैं।
तो 1644 ईस्वी में मतीरे की राड़ हुई जो महाराजा करण सिंह और अमर सिंह राठौड़ के मध्य होती है। इतिहासकार इसका परिणाम नहीं बताते, लेकिन अंतिम विजय अमर सिंह राठौड़ की मानी जाती है। फिर साथियों महाराजा करण सिंह की एक उपाधि मिलती है, और इनकी उपाधि क्या मिलती है? तो साथियों महाराजा करण सिंह की उपाधि मिलती है जांगलदर बादशाह। जांगलदर बादशाह। और साथियों ये उपाधि दी थी औरंगजेब ने। औरंगजेब द्वारा दी गई। फिर साथियों कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उज़्बेकों से राजपूतों की रक्षा करने के कारण अन्य राजपूत शासकों द्वारा दी गई। वैसे तो साथियों बीकानेर के जो शासक है वो सारे जांगलदर बादशाह कहलाते थे। जो जांगलदर बादशाह है वो बीकानेर के शासकों की कॉमन उपाधि थी, क्योंकि बीकानेर का प्राचीन नाम मिलता है जांगल प्रदेश, और इन्होंने जांगल प्रदेश में शासन किया, इसलिए इन्हें जांगलदर बादशाह कहा जाता था। तो जो जांगलदर बादशाह है वो वैसे तो बीकानेर के शासकों की कॉमन उपाधि है, लेकिन जो महाराजा करण सिंह है उनकी उपाधि मिलती है जांगलदर बादशाह। और एग्जाम में अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए तो जांगलदर बादशाह किसकी उपाधि है, तो एक बार तो आप महाराजा करण सिंह कर देना, आपका राइट हो जाएगा। तो ये जो जांगलदर बादशाह है ये उपाधि कुछ इतिहासकार तो मानते हैं कि औरंगजेब द्वारा दी गई, और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उज़्बेकों से राजपूतों की रक्षा करने के कारण अन्य राजपूत शासकों द्वारा दी गई। फिर साथियों महाराजा करण सिंह ने अपने दो पुत्रों को, करण सिंह के दो पुत्र थे। एक था पद्म सिंह और दूसरा केसरी सिंह। तो करण सिंह ने अपने दो पुत्रों को पद्म सिंह और केसरी सिंह को औरंगजेब की सेवा में भेजा। औरंगजेब की सेवा में भेजा। तो साथियों महाराजा करण सिंह है वो सूरसिंह का पुत्र था, और सूरसिंह के बाद बीकानेर का शासक बनते हैं महाराजा करण सिंह। शासक बना 1631 ईस्वी में, और 1669 ईस्वी तक बीकानेर का शासक रहते हैं। फिर साथियों करण सिंह के काल में 1644 ईस्वी में मतीरे की राड़ होती है, जो महाराजा करण सिंह और अमर सिंह राठौड़ के मध्य हुई। इतिहासकार इसका परिणाम नहीं बताते, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अमर सिंह राठौड़ की विजय मानी जाती है। तो साथियों अंतिम विजय अमर सिंह राठौड़ की मानी जाती है। फिर साथियों करण सिंह की एक उपाधि मिलती है जांगलदर बादशाह। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये औरंगजेब द्वारा दी गई, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उज़्बेकों से रक्षा करने के कारण अन्य राजपूत शासकों द्वारा दी गई। फिर साथियों करण सिंह ने अपने दो पुत्र पद्म सिंह और केसरी सिंह को औरंगजेब की सेवा में भेजा। अब साथियों आप एक बार यहां तक क्लियर करो, फिर हम बात करते हैं करण सिंह की रचनाओं की। अब साथियों बात करें करण सिंह की रचनाओं की और करण सिंह के दरबारी विद्वान की।
तो साथियों नोट पॉइंट लगा के लिखना करण सिंह की रचनाएं। और साथियों करण सिंह की रचना है साहित्य, साहित्य कल्पद्रुम। फिर साथियों बात करें करण सिंह के दरबारी विद्वान की, तो करण सिंह के दो दरबारी विद्वान थे। पहला था गंगाधर मैथिल, और गंगाधर मैथिल की रचना है करण भूषण, और दूसरी है काव्य डाकिनी। फिर साथियों करण सिंह का दूसरा दरबारी विद्वान था होसिंग भट्ट, और होसिंग भट्ट की रचना है करण वसंत। फिर साथियों करण सिंह ने करणी माता मंदिर का निर्माण करवाया। करणी माता मंदिर का निर्माण करवाया। फिर साथियों 1669 में करण सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो साथियों बात करें करण सिंह की रचना की, तो करण सिंह की रचना है साहित्य कल्पद्रुम। फिर साथियों करण सिंह के दो दरबारी विद्वान थे गंगाधर मैथिल और होसिंग भट्ट। साथियों गंगाधर मैथिल की रचना है करण भूषण और काव्य डाकिनी। होसिंग भट्ट की रचना है करण वसंत। फिर साथियों करण सिंह ने करणी माता मंदिर का निर्माण करवाया। फिर 1669 में करण सिंह की मृत्यु हो जाती है। अब साथियों करण सिंह के बाद बीकानेर का शासक बनता है अनूप सिंह। तो एक बार आप यहां तक क्लियर करो, फिर हम चर्चा करते हैं अनूप सिंह की। अब साथियों 1669 में करण सिंह की मृत्यु हो जाती है और करण सिंह के बाद बीकानेर का शासक बनता है अनूप सिंह। तो साथियों बात करें महाराजा अनूप सिंह की, तो लिखना अनूप सिंह का शासनकाल। अनूप सिंह का शासनकाल था 1669 से 1698 तक। फिर साथियों लिखना करण सिंह का ज्येष्ठ पुत्र। करण सिंह का ज्येष्ठ पुत्र। ज्येष्ठ पुत्र का मतलब साथियों करण सिंह का बड़ा पुत्र। तो साथियों करण सिंह के बाद बीकानेर का शासक बनता है महाराजा अनूप सिंह और अनूप सिंह का शासनकाल है 1669 से 1698 ईस्वी तक। करण सिंह का पुत्र था। अब साथियों बात करें अनूप सिंह के राज्याभिषेक की, तो इनका राज्याभिषेक कब हुआ? 1669 में। तो अनूप सिंह का राज्याभिषेक कब होता है? तो साथियों सिंपल सी बात है 1669 में। लेकिन साथियों जब इनका राज्याभिषेक हुआ तो औरंगजेब द्वारा दो काम किए गए।
और वो दो काम कौन से किए गए? तो देखो, एक तो महाराजा की उपाधि दी, और साथ ही दूसरा औरंगाबाद का प्रशासक बनाया। औरंगाबाद का प्रशासक बनाया। तो साथियों, अनूप सिंह का राज्य अभिषेक है वो 1669 ईस्वी में होते हैं। तो अनूप सिंह का राज्य अभिषेक हुआ तो औरंगजेब द्वारा दो काम किए गए, एक तो महाराजा की उपाधि दी गई, और महाराजा की उपाधि धारण करने वाला बीकानेर का प्रथम शासक कौन है? तो वो राय सिंह है। और राय सिंह के बाद सभी शासकों ने महाराजा लगाना शुरू कर दिया था। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि अनूप सिंह को महाराजा की उपाधि किसने दी, तो वो औरंगजेब होगा। और साथ ही औरंगजेब ने इस अनूप सिंह को औरंगाबाद का प्रशासक बनाया। अब जो अनूप सिंह है वो औरंगाबाद का प्रशासक था और औरंगाबाद में था, तो इस औरंगजेब ने अनूप सिंह को बीजापुर अभियान पर भेजा। तो कौन से अभियान पर भेजा? बीजापुर अभियान पर। और बीजापुर अभियान पर भेजा था साथियों 1685 और 86 में। और इस बीजापुर अभियान में अनूप सिंह वो सफल रहा। तो साथियों, औरंगजेब ने माही मरातीब की उपाधि दी। तो साथियों, जो अनूप सिंह है वो औरंगाबाद का प्रशासक था और औरंगाबाद में था। तो जो औरंगजेब है वो इस अनूप सिंह को बीजापुर अभियान पर भेजता है 1685 और 86 में। और इस बीजापुर अभियान में अनूप सिंह है वो सफल रहा। तो औरंगजेब है उसने इस अनूप सिंह को माई मरातीब की उपाधि दी। उसके बाद साथियों, जो अनूप सिंह है वो एक बार दक्षिण भारत किसी अभियान पर गया। तो दक्षिण भारत में राजस्थान से संबंधित कोई व्यक्ति मिला अनूप सिंह को, और अनूप सिंह से कहा कि आप राजस्थान से हो? तो अनूप सिंह ने कहा कि हाँ। तो उस व्यक्ति ने अनूप सिंह से कहा कि यहाँ पर कुछ किताबें रखी है जो राजस्थान से संबंधित है और वो हमारे कोई काम की नहीं है, तो आप उनको लेकर राजस्थान चले जाओ, क्या पता वो आपके काम आ जाए। तो इस अनूप सिंह ने कहा कि ठीक है। और साथियों, वो किताबें कौन सी थी? तो देखो, पहली किताब थी संगीत राज, फिर संगीत सुधा, फिर संगीत मीमांसा, फिर साथियों कामराज, रतिसार, और सूड प्रबोध। सूड प्रबंध। तो साथियों, अगर आपने इतिहास पढ़ रखा है तो बताओ ये ग्रंथ किसके हैं? तो साथियों, अनूप सिंह है वो दक्षिण भारत किसी अभियान पर जाते हैं। तो दक्षिण भारत में अनूप सिंह को राजस्थान से संबंधित कोई व्यक्ति मिला और उसने अनूप सिंह से पूछा कि आप राजस्थान से हो क्या? तो अनूप सिंह ने कहा हाँ। तो उस व्यक्ति ने अनूप सिंह से कहा कि हमारे यहाँ राजस्थान से संबंधित कुछ किताबें रखी है जो हमारे किसी काम की नहीं है, तो आप उन्हें राजस्थान ले जाओ, क्या पता वो आपके काम आ जाए। तो इस अनूप सिंह ने कहा कि ठीक है। और वो किताबें कौन सी थी? तो पहली थी संगीत राज, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, कामराज रतिसार और सूंड प्रबंध। अब साथियों, अगर आपने इतिहास पढ़ रखा है तो बताओ ये ग्रंथ किसके हैं? तो साथियों, ये ग्रंथ महाराणा कुंभा के संगीत ग्रंथ है। और यहाँ से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं कि महाराणा कुंभा के संगीत ग्रंथों का संकलन किस शासक ने किया? तो वो महाराजा अनूप सिंह होगा। तो साथियों, लिखना महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा के
संगीत ग्रंथों का संकलन किया। लेकिन साथियों जो अनूप सिंह है उसने देखा कि वहां पर कुछ किताबें और रखी थी, तो अनूप सिंह को कुछ किताबें अच्छी लगी, तो अनूप सिंह ने उस व्यक्ति से कहा कि आपके पास ये 2-3 किताबें और रखी है, ये भी मुझे दे दो। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि बेचारा इतनी किताबें लेके जा रहा है तो इसकी इच्छा है तो 2-3 और ले जाएगा। और साथियों वो किताबें कौन सी थी, तो देखो वो किताबें थी सुख सारिका, वेताल पच्चीसी, और साथियों गीता। लेकिन साथियों उस व्यक्ति ने अनूप सिंह से कहा कि जो किताबें आप लेके जा रहे हो ये हिंदी या राजस्थानी में नहीं है, आपके समझ में नहीं आएगी, ये संस्कृत ग्रंथ है। तो अनूप सिंह ने कहा कि ये किताबें आप मुझे दे दो, मैं अपने हिसाब से इनका अनुवाद करा लूंगा। तो साथियों यहां से भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि संस्कृत ग्रंथों का राजस्थानी में अनुवाद किस शासक ने करवाया, तो वो भी महाराजा अनूप सिंह। तो साथियों लिखना संस्कृत ग्रंथों का हिंदी में भी नहीं राजस्थानी में अनुवाद करवाया। राजस्थानी में अनुवाद करवाया। और साथियों ये जो सुख सारिका है ना, इसका राजस्थानी में अनुवाद करवा के और इसका नाम कर दिया दंपति विनोद। और साथियों ये जो गीता है इसका अनुवाद करवाया था आनंद राम से। लेकिन साथियों ये ज्यादा ही डीपली हो गया, इतना कोई पूछेगा नहीं। तो साथियों जो महाराजा अनूप सिंह है वो सुख सारिका, वेताल पच्चीसी और गीता ये संस्कृत ग्रंथ थे, इनका जो अनुवाद है वो राजस्थानी में करवाते हैं। तो साथियों यहां से 2 इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं कि महाराणा कुंभा के संगीत ग्रंथों का संकलन किस शासक ने किया, तो वह महाराजा अनूप सिंह। और संस्कृत ग्रंथों का राजस्थानी में अनुवाद किस शासक ने करवाया, तो वो भी महाराजा अनूप सिंह। तो देखो साथियों अनूप सिंह है वो शासक बनता है 1669 ईस्वी में, और 1698 ईस्वी तक बीकानेर का शासक रहता है। करण सिंह का ज्येष्ठ पुत्र था, करण सिंह का बड़ा पुत्र था। और साथियों अनूप सिंह का जो राज्य अभिषेक है वो 1669 में होता है। तो औरंगजेब द्वारा 2 काम किए गए, एक तो अनूप सिंह को महाराजा की उपाधि दी और दूसरा औरंगाबाद का प्रशासक बनाया। अब जो अनूप सिंह है वो जब औरंगाबाद का प्रशासक था और औरंगाबाद में था, तो इस औरंगजेब ने अनूप सिंह को बीजापुर अभियान पर भेजा 1685 और 86 में। और इस बीजापुर अभियान में अनूप सिंह वो सफल रहते, तो औरंगजेब ने अनूप सिंह को माई मरातीब की उपाधि दी। फिर साथियों जो अनूप सिंह है वो एक बार दक्षिण भारत गए हुए थे, तो इन्हें दक्षिण भारत में राजस्थान से संबंधित कोई व्यक्ति मिला और उसने अनूप सिंह से पूछा कि आप राजस्थान से हो क्या, तो अनूप सिंह ने कहा हाँ। तो उस व्यक्ति ने अनूप सिंह से कहा कि यहाँ पर कुछ किताबें रखी है जो राजस्थान से संबंधित है और वो हमारे कोई काम की नहीं है, तो उन किताबों को आप राजस्थान ले जाओ, क्या पता वो आपके काम आ जाए। और साथियों वो किताब कौन सी थी, तो वो किताब थी संगीत राज, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, कामराज रतिसार और सूड प्रबंध। और साथियों ये महाराणा कुंभा के संगीत ग्रंथ थे। तो महाराणा कुंभा के संगीत ग्रंथों का संकलन किस शासक ने किया, महाराजा अनूप सिंह ने। फिर साथियों जो अनूप सिंह है वो ये 3 किताब और लेके आता है, सुख सारिका, वेताल पच्चीसी, गीता। और ये तीनों संस्कृत ग्रंथ थे और इन संस्कृत ग्रंथों का राजस्थानी में अनुवाद करवाया। और साथियों सुख सारिका का राजस्थानी में अनुवाद करके नाम रख दिया दंपति विनोद। और साथियों गीता का जो संस्कृत का ग्रंथ है इसका अनुवाद है राजस्थानी में वो आनंद राम से करवाया। ये ज्यादा डीपली हो जाएगा, इतना कोई नहीं पूछेगा, हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि संस्कृत ग्रंथों का राजस्थानी में अनुवाद महाराजा अनूप सिंह ने करवाया। तो साथियों एक बार आप यहां तक क्लियर करो, फिर बात करते हैं अनूप सिंह की रचनाओं की।
तो साथियों अब बात करें अनूप सिंह की रचनाओं की। तो साथियों लिखना अनूप सिंह की रचनाएं। अनूप सिंह की रचनाएं। और साथियों अनूप सिंह की रचना है अनूप विवेक, काम प्रबोध, श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि, श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि। और एक है साथियों अनुपोदे, लेकिन यह साथियों टिक्का है। वो साथियों टिक्का क्या होता है? तो साथियों जो टिक्का है वो जो ग्रंथ होते हैं उनका जो छोटा रूप होता है, उनका सार, वो टिक्का होता है। जैसे संजीव की पासबुक आती है, वो 350-400 पेज की आती है, उसके अंदर सारा मैटर होता है। लेकिन उसी संजीव की पासबुक की एक 1 वीक सीरीज आती है, तो उस 1 वीक सीरीज को टिक्का कहते हैं। तो साथियों अनूप सिंह की रचनाएं है अनूप विवेक, काम प्रबोध, श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि और अनुपोदय, ये टिक्का था। फिर साथियों अनूप सिंह का एक दरबारी विद्वान था। दरबारी विद्वान, और दरबारी विद्वान का क्या नाम था? तो दरबारी विद्वान का नाम था भाव भट्ट। और साथियों इस भाव भट्ट की 3 रचनाएं, अनूप संगीत, अनूप संगीत, अनूप संगीत। तो साथियों अनूप सिंह का एक दरबारी विद्वान था भाव भट्ट, और इस भाव भट्ट की 3 रचनाएं, और इस बावड़े ने अपनी तीनों रचनाओं के नाम अनूप संगीत ही रख दिए। अब साथियों तीनों रचनाओं के नाम अनूप संगीत हो गए तो झगड़ा तो हो गई, और जो लड़ाई होती है उसे हम क्या कहते हैं? वॉर। तो ट्रिक लगा देना वॉर। और साथियों डब्ल्यू से हो जाएगा विलास, फिर ए से हो जाएगा अंकुश, और आर से हो जाएगा रत्नाकार। तो साथियों अनूप सिंह का दरबारी विद्वान था भाव भट्ट, और भाव भट्ट की 3 रचनाएं, और 3 रचना कौन सी है? तो देखो अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत अंकुश, अनूप संगीत रत्नाकार। फिर साथियों अनूप सिंह को बीकानेर चित्रशैली लिखना, बीकानेर, बीकानेर चित्रशैली। बीकानेर चित्रशैली का श्रवण काल, अनूप सिंह के काल को कहा जाता है। फिर साथियों 1698 ईस्वी में अनूप सिंह की मृत्यु हो जाती है।
तो साथियों बीकानेर चित्र शैली का स्वर्ण काल है वो अनूप सिंह के काल को कहा जाता है, और बीकानेर चित्र शैली के प्रारंभ काल किसके काल को कहा जाता है? तो याद रखना, बीकानेर चित्र शैली का प्रारंभ काल है वो राय सिंह के काल को कहा जाता है, और बीकानेर चित्र शैली का जो स्वर्ण काल है वो अनूप सिंह के काल को कहा जाता है। फिर साथियों 1698 ईस्वी में अनूप सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो साथियों अनूप सिंह की रचनाएं हैं अनूप विवेक, काम प्रबोध, श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि, अनुपोदे, और ये साथियों टीका है। फिर अनूप सिंह का एक दरबारी विद्वान था भाव भट्ट, और भाव भट्ट की 3 रचनाएं हैं अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत अंकुश और अनूप संगीत रत्नाकर। फिर साथियों बीकानेर चित्र शैली का स्वर्ण काल अनूप सिंह के काल को कहा जाता है। फिर 1698 ईस्वी में अनूप सिंह की मृत्यु हो जाती है। अब साथियों इसके अलावा अनूप सिंह के 1-2 निर्माण कार्य और हैं, तो एक बार आप यहां तक क्लियर करो, फिर हम बात करते हैं अनूप सिंह के निर्माण कार्य की। अब साथियों बात करें अनूप सिंह के निर्माण कार्य की। तो साथियों लिखना अनूप सिंह के निर्माण कार्य। अनूप सिंह के निर्माण कार्य। और साथियों अनूप सिंह के निर्माण कार्य पहला है अनूप पुस्तकालय। और ये अनूप पुस्तकालय कहाँ है? तो साथियों अनूप पुस्तकालय जूनागढ़ बीकानेर में, जूनागढ़ बीकानेर। और साथियों इस अनूप पुस्तकालय में महाराणा कुंभा के संगीत ग्रंथ सुरक्षित। फिर साथियों अनूप सिंह ने अनूप महल का निर्माण करवाया। और ये अनूप महल कहाँ है? तो अनूप महल भी बीकानेर में। फिर साथियों अनूप सिंह ने 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर का निर्माण करवाया, और यह भी है बीकानेर में। तो साथियों अनूप सिंह ने अनूप पुस्तकालय का निर्माण करवाया जो जूनागढ़ बीकानेर में है, और यहाँ अनूप पुस्तकालय में महाराणा कुंभा के संगीत ग्रंथ है वो सुरक्षित है। फिर साथियों अनूप महल का निर्माण करवाया जो बीकानेर में है, और अनूप सिंह ने 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर का निर्माण करवाया जो बीकानेर में है। और 33 करोड़ देवी देवताओं की साल का निर्माण किसने करवाया? तो 33 करोड़ देवी देवताओं की साल का निर्माण करवाया था महाराजा अभय सिंह ने। और जो 33 करोड़ देवी देवताओं की साल है वो मंडोर जोधपुर के अंदर है। ये भी आप ध्यान में रखना कि 33 करोड़ देवी देवताओं को मंदिर का निर्माण है वो करवाया महाराजा अनूप सिंह ने, बीकानेर के अंदर है। और 33 करोड़ देवी देवताओं की जो साल है उसका निर्माण करवाया महाराजा अभय सिंह ने, जो मंडोर जोधपुर में है। लेकिन साथियों यहाँ से इंपॉर्टेंट बात कौन सी निकल कर आती है? तो साथियों इन 33 करोड़ देवी देवताओं के अंदर हेरम गणेश मंदिर है। और साथियों ये जो हेरम गणेश मंदिर है यहां पर सिंह पर सवार, शेर पर सवार
शेर पर सवार गणेश जी की मूर्ति है। तो साथियों पहली बार गणेश जी हैं वो फॉर्चूनर में आ रहे हैं, वरना गणेश जी का जो वाहन है वो तो नैनो ही है। तो साथियों यहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं का जो मंदिर है, यहाँ पर हेरम गणेश मंदिर है, जो एक हेरम गणेश मंदिर है। यहाँ पर सिंह पर सवार गणेश जी की मूर्ति है, जो एकमात्र मंदिर है जहाँ सिंह पर सवार गणेश जी की मूर्ति है। और साथियों ये बीकानेर के अंदर है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो साथियों ये जो हेरम गणेश मंदिर है ये बीकानेर के अंदर है। 33 करोड़ देवी देवताओं का ये जो मंदिर है, इसके अंदर हेरम गणेश मंदिर है जहां सिंह पर सवार गणेश जी की मूर्ति है, और ये एकमात्र मंदिर है बीकानेर के अंदर। तो साथियों अनूप सिंह ने अनूप पुस्तकालय का निर्माण करवाया, जो जूनागढ़ बीकानेर में है। और इस अनूप पुस्तकालय में महाराणा कुंभा के संगीत ग्रंथ है वो सुरक्षित हैं। फिर साथियों अनूप महल का निर्माण करवाया जो बीकानेर में है, और 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर का निर्माण करवाया जो बीकानेर में है। और साथियों इन 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर में हेरम गणेश मंदिर है जहां सिंह पर सवार गणेश जी की मूर्ति है। तो साथियों आप एक बार यहां तक क्लियर करो। अब साथियों महाराजा अनूप सिंह के बाद बीकानेर का शासक बनता है महाराजा स्वरूप सिंह। तो साथियों 1698 ईस्वी में महाराजा अनूप सिंह की मृत्यु हो जाती है, और अनूप सिंह की मृत्यु होने के बाद बीकानेर का शासक बना महाराजा स्वरूप सिंह है। तो साथियों 1698 ईस्वी में महाराजा अनूप सिंह की मृत्यु के बाद बीकानेर का शासक बनता है महाराजा स्वरूप सिंह। और साथियों स्वरूप सिंह का जो शासन काल है वह 1698 से 1700 ईस्वी तक। फिर साथियों स्वरूप सिंह के बाद बीकानेर का शासक बनता है महाराजा सुजान सिंह। और सुजान सिंह का शासनकाल था 1700 ईस्वी से 1735 ईस्वी तक। तो साथियों 1698 ईस्वी में महाराजा अनूप सिंह की मृत्यु हो जाती है, और अनूप सिंह की मृत्यु के बाद बीकानेर का शासक बनते हैं महाराजा स्वरूप सिंह, जो 1698 में शासक बना और 1700 ईस्वी तक शासक रहते हैं। अब साथियों बात करें स्वरूप सिंह की, तो लिखना अनूप सिंह का पुत्र। अनूप सिंह का पुत्र। फिर साथियों लिखना अल्पायु में, अल्पायु में शासक बना। फिर साथियों स्वरूप सिंह की मृत्यु हो जाती है चेचक के कारण। तो साथियों 1698 ईस्वी में महाराजा अनूप सिंह की मृत्यु के बाद बीकानेर का शासक बनता है अनूप सिंह का पुत्र स्वरूप सिंह। और बात करें स्वरूप सिंह की, तो स्वरूप सिंह है वो 1698 में शासक बना और 1700 ईस्वी तक शासक रहता है। अनूप सिंह का पुत्र था स्वरूप सिंह, वो अल्पायु में शासक बना और इनकी मृत्यु वो चेचक के कारण हो जाती है। अब स्वरूप सिंह की मृत्यु के बाद बीकानेर का शासक बनता है सुजान सिंह, जो इस स्वरूप सिंह का भाई था। तो साथियों लिखना
स्वरूप सीकाबाई। फिर साथियों सुजानसी के काल में एक इंपॉर्टेंट सी घटना हुई। इस समय जोधपुर के अभय सिंह और नागौर के बख्त सिंह ने बीकानेर पर 3 बार असफल आक्रमण किया। तो देखो साथियों इनकी छोटी छोटी बातें हैं। तो जो सुजानसी है वो इस स्वरूप सिंह का भाई था, तो सिंपल सी बात है अनूप सिंह का ही पुत्र था। और साथियों इस सुजानसी के काल में जोधपुर के अभय सिंह और नागौर के बख्त सिंह ने 3 बार बीकानेर पर असफल आक्रमण किया। फिर साथियों सुजानसी की 1735 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है और 1735 ईस्वी में सुजानसी की मृत्यु के बाद सुजानसी का पुत्र जोरावर सिंह है वो बीकानेर का शासक बनता है। तो देखो साथियों बात करें जोरावर सिंह की, तो सुजानसी के बाद बीकानेर का शासक बनता है महाराजा जोरावर सिंह। और जो जोरावर सिंह है वो शासक बनता है 1735 में और 1746 तक शासक रहते हैं। अब साथियों बात करें जोरावर सिंह की, तो देखो सुजानसी का पुत्र फिर साथियों जोरावर सिंह है यह 1734 ईस्वी में, लेकिन 1734 ईस्वी में यह बीकानेर का शासक नहीं था, शासक बना था 1735 ईस्वी में। लेकिन 1734 ईस्वी में हुरडा सम्मेलन हुआ। तो साथियों 1734 ईस्वी में हुरडा सम्मेलन होता है। इस समय ये जो जोरावर सिंह है ये बीकानेर का शासक नहीं था, इस समय बीकानेर का शासक तो सुजान सिंह था। लेकिन इस जोरावर सिंह ने बीकानेर के प्रतिनिधि के रूप में इस हुरडा सम्मेलन में भाग लिया। तो लिखना बीकानेर के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। फिर साथियों 1746 ईस्वी में इस जोरावर सिंह की निसंतान मृत्यु हो जाती है। और साथियों जो जोरावर सिंह है इसके संस्कृत ग्रंथ है, और वो संस्कृत ग्रंथ कौन से हैं? तो देखो पहला तो है वेद सागर, और साथियों दूसरा है पूजा पद्धति। तो साथियों सुजान सिंह की मृत्यु के बाद बीकानेर का शासक बनता है जोरावर सिंह, जो 1735 में बीकानेर का शासक बनता है और 1746 तक बीकानेर का शासक रहता है। सुजान सिंह का पुत्र था। अब साथियों 1734 ईस्वी में हुरडा सम्मेलन हुआ। इस समय जो जोरावर सिंह वो बीकानेर का शासक नहीं था, बीकानेर का शासक तो सुजान सिंह था।
लेकिन इस जोरावर सिंह ने इस हुडा सम्मेलन में बीकानेर के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। फिर साथियों 1746 ईस्वी में निज संतान मृत्यु हो जाती है। निज संतान का मतलब साथियों जब जोरावर सिंह की मृत्यु हुई थी तब इनके कोई संतान नहीं थी। फिर साथियों जोरावर सिंह की संस्कृत ग्रंथ है वेद सागर और पूजापत्ति। तो साथियों महाराजा अनूप सिंह की 1698 ईस्वी में मृत्यु के बाद बीकानेर का शासक बनता है अनूप सिंह का पुत्र स्वरूप सिंह। तो 1698 में बीकानेर का शासक बना और 1700 ईस्वी तक बीकानेर का शासक रहता है। जो स्वरूप सिंह है वो अल्प आयु में शासक बना और चेचक के कारण इस स्वरूप सिंह की मृत्यु हो जाती है। अब स्वरूप सिंह के बाद बीकानेर का शासक बनता है सुजान सिंह जो 1700 ईस्वी में बीकानेर का शासक बना और 1735 ईस्वी तक बीकानेर का शासक रहता है। फिर साथियों जो स्वरूप सिंह है, सुजान सिंह वो स्वरूप सिंह का भाई था, अनूप सिंह का पुत्र था और इस सुजान सिंह के समय बीकानेर पर जोधपुर के अभय सिंह ने और नागौर के बख्श सिंह ने 3 बार असफल आक्रमण किया। फिर साथियों 1735 ईस्वी में सुजान सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो बीकानेर का शासक सुजान सिंह का पुत्र जोरावर सिंह बनते हैं जो 1735 ईस्वी में बीकानेर का शासक बना और 1746 ईस्वी तक बीकानेर का शासक रहते हैं। और साथियों बात करें जोरावर सिंह की तो 1734 ईस्वी में हुडा सम्मेलन हुआ। इस समय जोरावर सिंह वो बीकानेर का शासक नहीं था लेकिन बीकानेर के प्रतिनिधि के रूप में इस जोरावर सिंह ने इस हुडा सम्मेलन में भाग लिया। फिर साथियों 1746 ईस्वी में निज संतान मृत्यु हो जाती है और जोरावर सिंह के संस्कृत ग्रंथ है वेद सागर और पूजापत्ति। अब साथियों जोरावर सिंह के बाद बीकानेर का शासक बनता है गज सिंह। तो एक बार आप यहां तक क्लियर करो फिर हम चर्चा करते हैं गज सिंह की। अब साथियों महाराजा जोरावर सिंह के बाद बीकानेर का शासक बनता है महाराजा गज सिंह जो जोरावर सिंह के भाई आनंद सिंह का पुत्र था। तो साथियों महाराजा जोरावर सिंह के बाद बीकानेर का शासक बनता है महाराजा गज सिंह। और साथियों गज सिंह शासक बनता है 1746 ईस्वी में और 1787 तक बीकानेर का शासक रहते हैं। फिर साथियों लिखना जोरावर सिंह के भाई आनंद सिंह का पुत्र। फिर साथियों अगला पॉइंट लगा के लिखना मुगल बादशाह। मुगल बादशाह अहमद शाह। अहमद शाह के आदेश पर अवध के नवाब सफदरजंग के विद्रोह को दबाया। तो साथियों जोरावर सिंह की मृत्यु के बाद बीकानेर का शासक बनता है गज सिंह और गज सिंह है वो शासक बनता है 1746 ईस्वी में और 1787 ईस्वी तक बीकानेर का शासक रहता है। ये जोरावर सिंह के भाई आनंद सिंह का पुत्र था। फिर साथियों इस गज सिंह ने मुगल बादशाह अहमद शाह के आदेश पर अवध के नवाब सफदरजंग के विद्रोह को दबाया। और साथियों फिर लिखना सैनिक सहायता से, अगला पॉइंट लिखना सैनिक सहायता से खुश होकर
सैनिक सहायता से खुश होकर अहमद शाह ने और अहमद शाह क्या करता है देखो, एक तो 7,000 का मनसब दिया, और साथियों दूसरा श्री राज राजेश्वर महाराजा देराज महाराज की उपाधि दी। फिर साथियों लिखना है कि इनका दरबारी विद्वान था। और दरबारी विद्वान का क्या नाम था? गोपीनाथ। गोपीनाथ गार्डन। और साथियों इस गोपीनाथ गार्डन की रचना है महाराज गजसिरो रूपक। गजसिरो रूपक। तो साथियों सैनिक सहायता से खुश होकर अहमद शाह उसने इस गजसी को 7,000 का मनसब दिया और श्री राज राजेश्वर महाराजा देराज महाराज की उपाधि दी। और साथियों गजसी का एक दरबारी विद्वान था गोपीनाथ गार्डन, और इस गोपीनाथ गार्डन की एक रचना है महाराज गजसिरो रूपक। तो साथियों जोरावर सिंह की मृत्यु के बाद बीकानेर का शासक बना महाराजा गज सिंह, जो जोरावर सिंह के भाई आनंद सिंह का पुत्र था। और साथियों ये 1746 ईस्वी में बीकानेर का शासक बनता है और 1787 ईस्वी तक बीकानेर का शासक रहता है। फिर साथियों मुगल बादशाह अहमद शाह के आदेश पर अवध के नवाब सफदरजंग के विद्रोह को दबाया। फिर साथियों सैनिक सहायता से खुश होकर अहमद शाह ने इस गजसी को 7,000 का मनसब दिया, श्री राज राजेश्वर महाराजा देराज महाराज की उपाधि दी। फिर साथियों गजसी का एक दरबारी विद्वान था गोपीनाथ गार्डन, और गोपीनाथ गार्डन की एक रचना है महाराज गजसिरो रूपक। अब साथियों जो गजसी है वो भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब आगे की चर्चा हम करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।